नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पांडे में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे। दोस्तों, आज एनसीईआरटी की सीरीज में हम 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी में चैप्टर 2 के बारे में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, जिसमें मूल अधिकारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारे मूल अधिकार हैं या जो भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं, इनका जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक है। तो बेसिकली जो हमारे मूल अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें मूल अधिकारों की बात की गई है। और हम सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि जो मूल अधिकार है इनकी शुरुआत कहां से हुई। तो दरअसल जो मूल अधिकार है इनकी शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई, और लगभग 1215 में, लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में एक राजा हुआ करते थे, किंग जॉन, जिन्होंने इतिहास में पहली बार अपने देश की जनता को कुछ अधिकार प्रदान किए। और यह इतिहास की पहली घटना थी जिसे हम नागरिक अधिकार कहते हैं। तो हम अब जानते हैं दोस्तों कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों के बारे में हमारी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो क्या कहती है। ये तो जो बातें थी ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, इनको आपको ध्यान में रखना है कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद से कहां तक है। तो ये सब पढ़ने से पहले दोस्तों हम एक चीज ये भी जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्यों है। तो दो तीन बिंदु दोस्तों मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा, इसको आप लिख लीजिएगा। जिसमें पहला है दोस्तों जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने और भारतीय नागरिकों को प्रदान करने का जो उद्देश्य था वो था अपने देश के नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना और राज्य के मनमानेपन से नागरिकों को संरक्षण देना। अर्थात राज्य जो है नागरिकों पर अपने मनमानेपन को ना थोपे। अर्थात राज्य जो है नागरिकों के मूल अधिकारों को लेके भारतीय नागरिकों के साथ जोर जबरदस्ती ना करे, क्योंकि जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार में जो हमारे ऐसे प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो नागरिकों को इसीलिए प्रदान किया गया है कि अगर राज्य सरकार भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ या उन पर कोई प्रतिबंध लगाती है तो हमारी एक न्यायिक संस्था जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो भारतीय नागरिक उस वहां जाकर अपने अधिकारों के बारे में सरकार के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेगा। आगे हम बात करेंगे कि जो भारतीय संविधान है यह मूल अधिकारों को गारंटी प्रदान करता है। वो कैसे? बेसिकली जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार शब्द जो नागरिक अधिकार है, इनको मूल अधिकार कहा क्यों गया है ये हमें जानना सबसे बड़े, मतलब मूल अधिकारों का अध्ययन करने से पहले या इसके बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि आखिर इनको मूल अधिकार का नाम क्यों दिया गया है। बेसिकली कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसके बारे में एक पर्टिकुलर उसका नाम दिया जाता है। उसको जो नाम दिया जाता है, उस नाम को देने से पहले उसके कुछ अपने उद्देश्य होते हैं, उसका कुछ अपना आधार होता है, तभी किसी क्षेत्र को, किसी नागरिक को और किसी देश को वो नाम प्रदान किया जाता है। अर्थात जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा गया है, तो उसका जो उसके बारे में जो मैं बताऊंगा। मूल अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भारत का संविधान है
वह इनकी गारंटी देता है और इनकी सुरक्षा प्रदान करता है इनको, हमारे जो मूल अधिकार हैं। तो आइए हम जानते हैं दोस्तों पहले एक कहानी के माध्यम से कि अधिकारों का महत्व क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं, आपको दो चीजें मूल अधिकारों को पढ़ने से पहले 2 से 3 चीजों को सबसे पहले ध्यान देना है। एक तो ये कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है और इनका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, और जो मूल अधिकारों की शुरुआत हुई है वो किस देश से हुई है और उसका जो ईयर है वो क्या है अर्थात सन, और किस राजा ने किया है। तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। तो जो इनकी शुरुआत थी एक बार मैं पुनः बताता हूं कि किंग जॉन द्वारा, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, इन्होंने मूल अधिकारों की शुरुआत की जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं मूल अधिकारों के बारे में, इनका महत्व क्या है एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया। सरकार को निर्देश दिया कि वह इन मजदूरों को उनके काम के लिए जो तय की गई मजदूरी थी वो प्रदान करे। दरअसल दोस्तों ये है, इसमें ये जो कहानी है, इस कहानी में ये है कि 1982 के आसपास भारत में एशियाई खेलों का आयोजन होना था। जैसे मान लीजिए, तो हम जब कोई भी अंतरराष्ट्रीय किसी भी अंतरराष्ट्रीय आयोजन का जब अपने देश में आयोजन किया जाता है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय खेल हो या कोई बड़ा जैसे सम्मेलन हो, किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का जब आयोजन अपने देश में होता है तो वहां से मतलब देश विदेश से लोग आते हैं, तो उनके लिए हमें एक बेहतर व्यवस्था करनी होती है, ठीक है ना। एक अच्छा आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा डेवलप करना होता है, तो उसके लिए हमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो जब हमने एशियाई खेलों के लिए मतलब आधारभूत ढांचा या आधारभूत संरचना को तैयार करने के लिए जब हमने अपना प्लान तैयार किया, तो उस प्लान के क्रियान्वयन के दौरान हमने जो निर्माण कार्य किए और जो ठेकेदार जो मजदूर थे इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई और हमने फ्लाईओवर और स्टेडियम का जैसे निर्माण किया। तो उसमें जो गरीब मिस्त्री और मजदूर थे, हमने उनके लिए तय किया कि भाई आप इतने घंटे काम करो और हम आपको इतनी न्यूनतम मजदूरी देंगे। सरकार ने वादा कर लिया, ठीक है। अब जब उन बेचारे मजदूर और जो मिस्त्री थे इन्होंने काम किया, लेकिन इनकी जो तय की गई मजदूरी थी, उनकी तय की गई मजदूरी से इनको कम वेतन जब इनको मिला, तो इस बात की आवाज उठी और इन लोगों ने आवाज उठाया। तब एक टीम द्वारा इस चीज का अध्ययन किया गया और जब उसने पाया कि जो ये मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, तो वाकई में इनको जो तय की गई मजदूरी थी वो कम दी गई। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और वहां पे इन्होंने दलील दी कि जो न्यूनतम मजदूरी है या कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है, क्योंकि बेगार या बंधुआ मजदूरी को हमारे संविधान में प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है ना। तो हम किसी भी नागरिक से हम बेगार या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, ठीक। तो नागरिकों को प्राप्त जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, इसका उल्लंघन इन्होंने किया है। तो न्यायालय ने इस याचिका की जो सुनवाई थी उसमें इसने अपना निर्णय दिया, न्यायालय ने, कि भाई हाँ, वाकई में जो मजदूर थे उनको जो तय की गई न्यूनतम मजदूरी थी उससे कम मजदूरी प्रदान की गई है। इसलिए हमारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को आदेश दिया गया
कि आप जो मजदूरी तय किए थे, जो इनसे आपने काम के दौरान वादा किया था कि हम आपको आपके काम के बदले इतनी न्यूनतम मजदूरी देंगे, तो आपको उतनी मजदूरी देनी होगी जितना पहले से तय था। और ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इन नागरिकों, इन श्रमिकों के जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है उसका जो उल्लंघन हो रहा था, उसका, इनके मौलिक अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट ने उसको संरक्षित किया, उसका बचाव किया, ऐसा निर्देश दिया। ऐसी ही दूसरी घटना है मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। लालुंग बेसिकली असम के मड़गांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोटें पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसने मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। बेसिकली जो ये कहानी है दोस्तों, ये कहानी भी उसी बात को इंगित करती है कि जो हमारे भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त जो मूल अधिकार या नागरिक अधिकार हैं, ये वास्तव में लोगों को व्यवहारिक रूप में प्राप्त नहीं हो पाते। जैसा कि आपने ये मचल लालुंग के संदर्भ में आपने इस कहानी के माध्यम से सुना कि वो व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई आपसी वाद विवाद हुआ या कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, और उस लड़ाई झगड़े के आरोप में आपने इस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया, चाहे वो मचल लालुंग हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, ठीक है। और गिरफ्तार करने के बाद आप उस व्यक्ति को अपने अधिकारों को लेके या जो उसने उसका जो मामला है उस मामले को लेके उसको आप ऐसी सुविधा नहीं प्रदान करते कि वह अपने अधिकारों के संदर्भ में न्यायालय में जाके अपने वकील के माध्यम से अपनी बात को रख सके कि भाई आखिर ये घटना क्या है। उसको मतलब ये है कि कोर्ट तक जाने ही नहीं दिया गया, अर्थात मुकदमा जो था, मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हुई। वो व्यक्ति सिर्फ इस आधार पर 54 साल तक जेल में रहा कि सिर्फ वो मामला विचाराधीन है, अर्थात न्यायालय में है, वो न्यायिक हिरासत में बना रहा वो व्यक्ति। और न्यायिक हिरासत में बना मतलब अपने मुकदमे को लेके वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक ही नहीं पहुंच पाया और इस सब के बावजूद वो 54 वर्ष तक की सजा काटा। जब इस बात की जानकारी मानव अधिकार आयोग को हुई तब उसने एक टीम बनाई और उस टीम द्वारा जो है राज्य में जब निरीक्षण किया गया तो वहां पे वो जो लालुंग व्यक्ति था उसको स्वतंत्र होने का अवसर मिला। अर्थात जो मचल था उसका जो पूरा जीवन था वो ऐसे ही सिर्फ न्यायिक हिरासत में अर्थात जेल में ही बीत गया क्योंकि उसकी उस मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हो सकी। अगर मान लीजिए इस मुकदमे की पूरी तरीके से सुनवाई होती तो अगर मान लीजिए सजा, अगर इसने कोई गलत कृत्य किया था या न्यायालय द्वारा सजा तय होती तो सीधी सी बात है 4 साल 5 साल की सजा होती। अर्थात अगर ये मान लीजिए सजा मुक्त होता है या न्यायिक सुनवाई के दौरान इस पर कोई सजा तय ही नहीं हो पाती
या सजा होती भी तो वो 4 साल, 5 साल या 6 साल अर्थात जो भी होता, जो इसके 54 साल बर्बाद हो गए सिर्फ न्यायिक हिरासत में, तो ऐसा नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं अपनी सजा काटने के बाद एक बेहतर नागरिक जीवन जी सकता था, जो इसने 54 साल में सिर्फ न्यायिक हिरासत में अपने दे दिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि देश का जो नागरिक होता है वो व्यक्ति जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है उनको व्यवहारिक रूप से या उनके बारे में उतना जागरूक नहीं होता है कि वह अपने अधिकारों को लेके, जो व्यक्ति उनके अधिकारों के खिलाफ कार्य कर रहा है, या सरकार हो या चाहे कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ वह लड़ाई लड़े, क्योंकि उस व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि जो असम का मचल लालुंग है, इसकी एक कहानी थी। अगर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कार्टून के नीचे कि अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता, यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता, क्या उनके साथ। मतलब कहने का यह कि मचल एक लालुंग व्यक्ति था, उसके पास ना तो पैसा था, ना वो पढ़ा लिखा था, ना तो उसको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान था, ना तो उसके पास धन था। इन सब अभाव के कारण वो जो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार है, उसने उन अधिकारों को ना तो जाना और ना ही उनका सही इस्तेमाल वो कर पाया। अपने खिलाफ दायर जो मुकदमा था, अगर यहीं पे इस गरीब व्यक्ति की जगह कोई धनी व्यक्ति होता, कोई शिक्षित व्यक्ति होता, कोई ताकतवर व्यक्ति होता, तो शायद मुझे लगता है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ही या तो ये मामला दर्ज ही नहीं होता, उस व्यक्ति के खिलाफ अगर समाज का कोई ताकतवर व्यक्ति है तो चीजें ऐसी होती हैं कि मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो ही नहीं पाती, ये मामला यहां तक पहुंचता ही नहीं, वो व्यक्ति पहले ही इन सब चीजों को निपटा लेता अपने स्तर पे ही। तो कहने का तात्पर्य यही कि जो गरीब व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति को जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है वो व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पहले उदाहरण में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई, इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सकी, वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। अर्थात यही है कि जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान द्वारा जो हमारे प्रदत्त अधिकार है, उनका उल्लंघन तो हो रहा था, लेकिन जब न्यायालय द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किया गया तो वो जो मजदूर थे उनको एक उचित मजदूरी मिली, और जो शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार हैं और इन अधिकारों की वजह से ही मजदूरों को क्या न्याय मिल सका। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, ये हमारे आर्टिकल भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है वो 23 से लेके 24 तक है। तो हमें इन दो आर्टिकलों के बारे में भी ध्यान रखना है, जो आर्टिकल 23 है उसके बारे में, और आर्टिकल जो 24 है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा इसके बारे में, दोनों आर्टिकलों के बारे में हमें ध्यान रखना है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आगे देखते हैं दोस्तों हम अधिकारों का घोषणा पत्र। तो सबसे पहले जानते हैं कि अधिकारों का जो घोषणा पत्र है ये होता क्या है। जैसा कि इसमें कहा गया कि उपरोक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है, इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। तो आपको यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन किया हूँ ये एक डिफिनेशन है, इस परिभाषा को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो परिभाषा लिखी हुई होती है, अगर आप इसको अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस परिभाषा को इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका उत्तर बेहतर और होगा। प्रजातंत्र में, एक बार मैं पुनः इस परिभाषा को रिपीट करता हूं, प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अर्थात
जिन अधिकारों को संविधान प्रदान करता है और उनका संरक्षण भी कौन करता है? संविधान ही करता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। मतलब यह कि अगर सरकार हमारे जो नागरिक अधिकार हैं, जो अधिकारों का घोषणा पत्र जिन्हें हम कहते हैं, अगर भारत सरकार या किसी भी राष्ट्र की सरकार इन नागरिक अधिकारों के विरुद्ध जाकर काम करती है या उसका उल्लंघन करती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हम किस आधार पर जा सकते हैं? संविधान ने हमें वो प्रावधान प्रदान किए हैं। आइए देखते हैं आगे कि संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है। नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, हम यहाँ पे जो कार्टून में छोटा सा यहाँ पे साइड में लिखा है, मैं समझ गया अधिकारों का घोषणा पत्र उस वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखे खरीदने पर मिलता है। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉपिंग किसी दुकान में गए, ठीक है ना, और वहां पे आप कुछ सामान खरीदते हैं, चाहे टीवी हो, पंखा हो, कूलर हो, फ्रिज हो, तो मतलब जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जो आप बाय करते हैं, उस बाय करने के पीछे में क्या होता है? जो दुकानदार होता है वो कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 साल की क्या करता है? वारंटी प्रदान करता है। उसी प्रकार जो हमारे ये नागरिक अधिकार है, इनको वारंटी कौन प्रदान करता है? हमारा संविधान प्रदान करता है। और किस माध्यम से? जो न्यायपालिका है, इसमें न्यायपालिका का भी बड़ा योगदान होता है। जो आधार होता है वो क्या होता है? संविधान होता है। इसका लेकिन उल्लंघन करने की जो संभावना पाई जाती है वो किसके द्वारा? वो सरकार के द्वारा होती है। सरकार भी हो सकती है, कोई निजी संगठन भी हो सकता है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करे। तो हम संविधान के आधार पर न्यायपालिका में जाकर अपनी बात को कह सकते हैं, अपने अधिकारों के बारे में बता सकते हैं कि इस व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया है, कृपया आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करें। तो फिर हमारा जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने, उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। कहने का यह है, तात्पर्य है कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को लेकर लगभग जो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में आजादी के समय ही मूल अधिकारों को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि जो नागरिक अधिकार हैं अपने भारतीय नागरिकों को देने के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो शीर्ष नेतृत्वकर्ता या जो राजनेता थे, उन्होंने इसको लेकर, नागरिक अधिकारों को लेकर अंग्रेजों के सामने, जो उस समय ब्रिटिश जो प्रशासन था, जो भारत में एक औपनिवेशिक शक्ति थी, उसके सामने उन्होंने आवाज उठाई थी। और इसमें सबसे जो पहली पहल थी वो थी 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, इन्होंने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। और आगे चलकर जो ये इनकी मांग थी, ये कहीं ना कहीं आजादी के बाद पूरी तरीके से इसको पूरा किया गया कि जो भारतीय नागरिक है उनको मूल अधिकार प्रदान किए गए। और जब हमारा भारतीय संविधान बना उस दौरान इसको सूचीबद्ध किया गया था और जिन्हें सुरक्षा देनी थी और इन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई।
और अगर हम देखें कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। वे इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अर्थात जो भारत के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, इनकी जो सुरक्षा या गारंटी वो कौन देता है? हमारा भारत का संविधान देता है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा कौन देता है? संविधान देता है। लेकिन जो कानूनी अधिकार है, जो साधारण कानूनी अधिकार है, उनको सुरक्षा कैसे मिलती है या उनको कैसे लागू किया जाता है? इसके लिए जो हमारी सरकार है वो साधारण कानूनों अर्थात कानूनों का निर्माण करती है। जो हमारे कानूनी अधिकार हैं उनकी सुरक्षा कैसे होती है? कानूनों के माध्यम से। लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी गारंटी कौन देता है? संविधान देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान में रखता है। जो हमारे कानूनी अधिकार हैं इनको सुरक्षा कहां से मिलती है? कानूनों के माध्यम से या साधारण कानूनों के माध्यम से। दूसरी बात, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट है, इनकी जो सुरक्षा होती है, इनका जो संरक्षण होता है वो संविधान के द्वारा होता है। और जो हमारे सामान्य अधिकार हैं, संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ऑप्शन दिया जा सकता है कि जो हमारे कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकारों में परिवर्तन के लिए सरकार कानून बनाकर उसमें परिवर्तित तो कर सकती है, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है उसमें सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अर्थात जो मौलिक अधिकार है, ये जो नागरिक अधिकार है, इनमें किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन करना होगा सरकार को, तो वो किसी कानून के माध्यम से नहीं बल्कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा सरकार को। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। अतः सरकार का कोई अगर जो दूसरा अंग है वो भी मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता, ना तो उनका उल्लंघन किया जा सकता, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि हमारे भारतीय संविधान में इस संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जो अधिकारों का घोषणा पत्र है उसके बारे में। बस आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार है और जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार है, दोनों में क्या चीजें मैच करती हैं और क्या चीजें मैच नहीं करती, अर्थात दोनों देशों के संविधान में क्या है और क्या नहीं है। तो थोड़ा सा आपको अंतर देख लेना है, बस हो गया। तो दरअसल जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान था ये लगभग 1996 में इसको लागू किया गया था, और चूंकि वहां रंग भेद वाली अर्थात जो नस्ल भेद जो होता है वहां सरकार हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति, सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृत, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है। अर्थात जो हमारा संविधान है, चाहे हमारा संविधान हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका का संविधान हो या किसी भी देश का जो संविधान हो, वो इन आधारों पर जो ये उपरोक्त आधार हैं, जैसे नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, इन आधारों पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव करते हैं तो कहीं ना कहीं दंडात्मक प्रावधान होते हैं उस देश की संविधान में, और उसके लिए आपके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई होती है या की जा सकती है। नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। अर्थात जो हमारे नागरिक अधिकार हैं इनको लागू कौन करता है? एक न्यायिक संस्था होती है, जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
अच्छा, अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान, इसमें कौन कौन से मूल अधिकार शामिल किए गए हैं। पहला है गरिमा का अधिकार, दूसरा है निजता का अधिकार, तीसरा है श्रम संबंधित समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और धार्मिक और भाषाई समुदाय का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान में शामिल किया गया। हालांकि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो संविधान में नहीं है, बल्कि एक कानून के माध्यम से हमें इसका अधिकार दिया गया है, जिसको बोलते हैं आरटीआई। लगभग 2009 में ये आया है संसद के कानून के माध्यम से कि अगर जो भारतीय नागरिक हैं वो सरकार के या सरकार के किसी संस्था या किसी निकाय के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आरटीआई के माध्यम से वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित करती है। देखिए, जैसा कि इसमें कहा गया है कि जो कार्यपालिका है अर्थात विधायिका या कार्यपालिका ने कोई ऐसा निर्णय लिया है या कोई उसने ऐसा कानून बनाया है जिससे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उस पर कुछ अनुचित प्रतिबंध उसने लगाया है हमारी सरकार ने, तो वो व्यक्ति जो है, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई संस्था हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो या कोई एनजीओ हो, गैर सरकारी संगठन, अगर किसी के खिलाफ सरकार ने कोई ऐसा अनुचित प्रतिबंध लगाया है तो वो अपने अधिकारों को लेके न्यायपालिका जा सकते हैं। और अगर न्यायपालिका उस सुनवाई के दौरान सरकार की जो कार्यवाही है उसको गलत पाती है या संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उनका उल्लंघन पाती है कि सरकार ने इसका उल्लंघन किया है, तो सरकार के जो कानून है न्यायपालिका उसको अवैध घोषित करती है, चाहे कानून हो चाहे सरकार का कोई निर्णय हो। जैसा कि आपने देखा, हाल ही में कृषि कानून बना था, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। और आपने देखा 1976 के दौरान जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने आपातकाल लगाया, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। और ऐसा ही प्रावधान था संपत्ति का जो कानून था उसके संदर्भ में भी, और जो 9वीं अनुसूची थी संविधान की, उसके संदर्भ में इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ये कहा था कि अगर कोई भी चीज, सरकार कोई भी ऐसा काम करती है जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो उसे हम अवैध घोषित कर देंगे। अर्थात संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं हो सकता किसी भी आधार पर। ना तो सरकार इसको संविधान का जो मूल ढांचा, इसमें सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से भी ना तो इसको कम कर सकती और ना ही इस पर कोई प्रतिबंध लगा सकती। अर्थात जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं, अगर वहां पे सरकार कोई युक्त निर्बंधन लगाना चाहती है, अगर वो सही है तो लगा सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे संविधान के मूल ढांचे का अगर यहाँ पे उल्लंघन पाया जाता है तो उसे या उस कानून को या सरकार के उस निर्णय को जो न्यायालय है उसे अवैध घोषित कर सकती है या उस पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। और अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो दोस्तों आप के पास ये अधिकार है कि आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों घोषणा पत्र से करें, अर्थात ये दोनों का कंपैरिजन है, तो आप भारत का संविधान के क्या प्रावधान है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के क्या प्रावधान है, तो आप उसको देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे प्रावधान है। जो सूचना का अधिकार है वो भारत के संविधान में नहीं बल्कि एक कानून के माध्यम से है और दक्षिण अफ्रीका में इसे संविधान में शामिल किया गया है। अब हम जानते हैं क्षमता का अधिकार। बेसिकली क्षमता है क्या, हमें ये जानना है। और जो हमारा संविधान है
इसमें जो समता का अधिकार है वो कहां से कहां तक दिया गया है। तो ये तो है समता का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा, मूल अधिकार के अंतर्गत, अर्थात भाग 3 में। लेकिन जो अनुच्छेद है वो कहां से कहां तक है, वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। जो समता का अधिकार है, कई बार दोस्तों क्वेश्चन जो है मैच करने के लिए आ जाता है, या ऐसा आ जाता है कि कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं सुमेलित है। तो हमें इसके बारे में ध्यान देना है कि जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। तो हम सबसे पहले जानते हैं समता का अधिकार है क्या। दरअसल यहाँ पे कानून के माध्यम से बताया गया है। निम्न 2 स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं, पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं कि आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है। सुदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार सुदेश कुमार को जानता था, और पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने सुदेश कुमार को तो सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, या किसी के रंग के आधार पर, या उसके वंश के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। जो भारत का संविधान है इन सब चीजों पर रोक लगाता है, और ये कानूनी रूप से अवैध है, अर्थात आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि आपने कई बार समाचार, आगे जो कहानी है, टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थी। इसका कारण यह बताया गया कि सभी 45 वर्ष की उम्र को पार चुके हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। मतलब ये कि महिलाओं, ये पुरुष है वो महिला है, तो इसको लेकर कि मतलब कोई महिला है तो जो अधिकार पुरुषों को है वो अधिकार किसके आधार पर, लिंग के आधार पर महिलाओं को नहीं दिया जा रहा, और जो पुरुष उसी एज के हैं उनको ये अधिकार तो दिया गया कि आप भाई ये चीजें कर सकते हैं। आप समाचार चैनल में जो तो जैसा कि एक कहानी है कि जो समाचार आप मतलब कोई व्यक्ति, महिला और पुरुष है, अगर कोई समाचार पढ़ना चाहता है, तो अगर कोई महिला है तो उस समाचार को नहीं पढ़ सकती, लेकिन वो पुरुष है तो वो समाचार को पढ़ सकता है। मतलब लिंग के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें जो भाग 3 है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको दोस्तों एकदम रट लेना है या कहीं नोट कर लेना है कि जो समता का अधिकार है इसका क्या तात्पर्य है। तो जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की कि जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदान किया गया है। दोस्तों आज जहां तक जो हमारा ये जो डिस्कशन है ये शायद अनुच्छेद 18 तक ही हो पाएगा। तो दोस्तों मैं इसको 14 से लेकर 18 तक आपसे चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो समता का अधिकार है ये कहां से कहां तक है, 14 से 18 तक। और जो समता का अधिकार है इसका मतलब ये है कि आप किसी भी आधार पर, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो वंश के आधार पर हो, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे। अर्थात कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति, कोई चाहे जितना धनी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे निम्न जाति का हो, किसी भी आधार पर उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कानूनों का समान संरक्षण, अर्थात विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष अर्थात कानून के समक्ष समानता का जो प्रावधान है दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और जो कानून का समान संरक्षण है अर्थात विधियों का जो समान संरक्षण है, ये जो प्रावधान है दोस्तों, ये कहां से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। अर्थात जो विधि के समक्ष क्षमता है उसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा।
और जो देश का नागरिक हो, चाहे वो निम्न जाति का हो चाहे उच्च जाति का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात देश की सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और जो विधि के समक्ष क्षमता है, इसका जो मूल उद्देश्य है, अर्थात ये जो प्रावधान है कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, कानून का जो समान संरक्षण की बात है, ये अनुच्छेद 14 है। और जो इसका मूल उद्देश्य है इस अनुच्छेद का, यह जो मूल भावना है वो क्या है? विधि अवसर और न्याय की समानता को स्थापित करना। अनुच्छेद जो 14 है, इसका जो मूल उद्देश्य क्या है? विधि अवसर और न्याय की समानता को स्थापित करना। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, जो नीचे लिखा भी है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका गया है। दुकान, होटल, कुआं, तालाब, स्नानाघाट, सड़क आदि में प्रवेश की समानता। अर्थात अब ये नहीं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, वो व्यक्ति किसी दुकान में जाता है या किसी कुआं में पानी पीने के लिए जाता है या कहीं नहाने के लिए जाता है, तो इस आधार पर उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए कि वो व्यक्ति निम्न जाति का है, अर्थात या तो वो निम्न जाति का है या कोई महिला है या कोई पुरुष है। मान लीजिए वो महिला है, उसको इस आधार पर रोका जाता है कि भाई आप महिला हो, आप इस वजह से इस दुकान में नहीं आ सकते हो। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं संविधान में जो प्रदत्त मूल अधिकार है उनका, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो मूल अधिकार है। और जो आप लोग हैं, आप लोग भी इन प्रावधानों को बेहतर तरीके से पढ़िए और अपने आसपास की जो चीजें हैं, जो घटनाएं हैं, उनको देखिए और उनको व्यवहारिक जीवन में उतारिए, क्योंकि हमारे जो भारतीय समाज में आज भी भेदभाव मौजूद है। अर्थात उच्च जाति और निम्न जाति का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये चीजें बहुत ज्यादा होती है कि जो गरीब है, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, उसका जो छुआ हुआ पानी है, जो बड़े तबके की महिलाएं हैं, और उसका छुआ पानी, उस पानी को वो लोग यूज नहीं करते या उस जगह उस व्यक्ति को आने से रोकते हैं जब तक वो लोग वहां पे कोई कार्य करते हैं। तीसरा जो है रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। जो छुआछूत का अंत है दोस्तों, ये बेसिकली अनुच्छेद 17 में है। और जो रोजगार के अवसर की बात है, इसमें अनुच्छेद जो 16 है उसमें प्रावधान किया गया है कि जो राज्य है वो सरकारी नौकरियों में किसी व्यक्ति के साथ केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो व्यक्ति धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, राज्य जो है वो महिलाओं को लेकर सामाजिक और शैक्षणिक के साथ ही जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। जो अनुच्छेद 15 है उसमें क्या है दोस्तों? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जो अनुच्छेद 16 है उसमें एक कीवर्ड है, एक वर्ड है, उसको आपको ध्यान में रखना। जो अनुच्छेद 15 है और अनुच्छेद 16 सारी बातें सेम है, लेकिन जो जहां पे अंतर है वो अंतर ये है कि जो अनुच्छेद 16 है उसमें निवास स्थान के आधार पर भी रोक लगाई गई है, जबकि अनुच्छेद 15 में निवास स्थान का जिक्र नहीं है। और अनुच्छेद 15 में एक बात और है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग और इसके साथ जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, अर्थात विशेष प्रावधान किए गए हैं। हालांकि जो अनुच्छेद 15 है उसका जो एक अपवाद है वो ये है कि राज्य अगर चाहे तो नागरिकों को अपने राज्य की नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है। हाल ही में कुछ राज्यों ने ऐसा किया है, जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी ये बातें चल रही हैं। और अनुच्छेद 16 भी ऐसा है कि जो राज्य ऐसा कर सकता है, चाहे महिला हो, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर महिला है या कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए कोई समाज का एक ऐसा वर्ग है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़ा, तो उसके लिए प्रावधान कर सकता है।
और जो अनुच्छेद 17 है दोस्तों हमारा, इसमें छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई है, और अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वो उसके लिए दंडनीय प्रावधान भी है, अर्थात उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। और जो अनुच्छेद 18 है, अर्थात यहाँ पे जो एक बात लिखी गई है उपाधियों का अंत, तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत, अर्थात सेना व शिक्षा अर्थात एकेडमिक उपाधियां हैं उनको छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की भारत का कोई भी नागरिक उपाधि हासिल नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए कोई दूसरा देश भारत के किसी नागरिक को ऐसा कोई भी सम्मान या कोई उपाधि प्रदान करता है तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद अपना 19 से 22 है उसके बारे में है, और जिसका संबंध अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है, जिसमें 19 आ जाएगा आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, उसमें आर्टिकल अपना 23 आएगा और आर्टिकल 24। जो आर्टिकल 23 है वो क्या है, उसका संबंध किससे है, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। और जो आर्टिकल 24 है वो क्या है, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक। और जो यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें मैंने आपको 19 से लेके जो 22 तक बताया, तो इसमें अनुच्छेद जो 19 है उसमें क्या प्रावधान है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें क्या दिया गया है, भाषण और अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का संगठित। अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों, इसके जो सारे जो 6 पॉइंट है इनको आपको याद करना है, क्योंकि कई बार एक स्टेटमेंट के तौर पर जो हमारे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, इवन यूपीएससी, वहां पे भी ये क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर हमेशा ये आर्टिकल न्यूज में रहता है। एक आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, तो हमें इन दोनों आर्टिकलों के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा दोस्तों। तो अभी तो मैं आपको एक एनसीईआरटी में जो चीजें दी हैं उस तरीके से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। तो तीसरा जो है संगठित होने का और भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, और कोई भी पेशा चुनने या व्यापार, अर्थात कहने का तात्पर्य कि आप कोई भारत में रहकर कोई भी व्यापार कर सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं, और आप शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर सकते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है आपको। और अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता। जो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का जो प्रावधान है दोस्तों, ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है। और जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। और शिक्षा का जो अधिकार है ये भी अनुच्छेद 21A में दिया गया है, जिसको हम 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया है, क्योंकि ये पहले हमारे डीपीएसपी में था, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में ये था, जिसको हम 2002 में 86 में संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A में शामिल किए हैं। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, अर्थात जिन व्यक्तियों को सजा दी गई है उनके अधिकारों के बारे में भी बात की गई है। और इसका संबंध भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है उसमें दिया गया है। और अब हम जो हमारा नेक्स्ट है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी मैं चर्चा कर ही चुका हूं आपसे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका संबंध अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, जिसमें आस्था और प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो जो अनुच्छेद हमारा 25 है
25 में यह प्रावधान है कि सभी व्यक्तियों को धर्म को मानने, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने या उसे प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी। अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, और जो हिंदू हैं, सिख भी हिंदू शब्द के अंतर्गत आते हैं, और 3 शब्द सिख, जैन, बौद्ध, ये तीनों हिंदू शब्द के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद जो 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और धार्मिक कार्यों के संबंध में कोई संपत्ति खरीदना या बेचना, ये सारी चीजें शामिल हैं। और जो अनुच्छेद 27 है, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य कोई कर नहीं लगा सकता, और किसी व्यक्ति पर, अर्थात अगर राज्य जो है ये चाहे कि मैं किसी धर्म को, पर्टिकुलर एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए भारत के किसी व्यक्ति पर कोई कर अदा कर लूं, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान में इस चीज की मनाही है। और जो अनुच्छेद 28 है, वो ये कहता है कि जो सरकारी स्कूल, अर्थात जो राज्य के वित्त से पोषित जो शिक्षण संस्थान है, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन अनुच्छेद 28 ये भी कहता है कि जो निजी स्कूल हैं, वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और जो नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अर्थात जो अनुच्छेद 29 है, इसमें भाषा, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है। और जो अनुच्छेद 30 है, इसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापित करने का उन्हें अधिकार दिया गया है, और उनको प्रशासित अर्थात उनका शासन करने का भी अधिकार दिया गया है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 में है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाना है, तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जा सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये लेक्चर आज हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, चूंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा ये जल्द ही अपलोड हो जाएगा दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।